सराफा व्यापारी जरूर ध्यान दें। हमें पता है आपको MCX पर ट्रेडर्स की पोजीशन चाहिए। हमें पता है आपको सोने और चांदी रेशियो की जानकारी चाहिए। हमें पता है आपको मुख्य न्यूज और डेटा का एनालिसिस चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. घरेलू कमोडिटी एक्सचेंज MCX में चांदी 1 लाख रुपए के ऊपर ट्रेड कर रही है, जबकि कॉमेक्स में $34 के करीब। इस साल अब तक चांदी ने सोने जैसा रिटर्न नहीं दिया है और बार बार कंसोलिडेशन होती रही है। हालांकि यह माना जा रहा है कि चांदी जल्दी ही तेजी की चाल पकड़ेगी और अगली 6 मई का समय चांदी का हो सकता है। चांदी एक बार चलने के बाद सोने से ज्यादा रिटर्न देगी या क्या हाल रहेगा, इस पर बात करेंगे SS वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेवा से। मैं हूं कमल शर्मा। सुगंधा जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। सुगंधा जी, गोल्ड ने अब तक जमकर रिटर्न दिया है, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को माला माल कर दिया है, लेकिन चांदी ने वैसी दौड़ नहीं लगाई। इसकी क्या वजह मानती हैं आप, और इसकी दौड़ में पेच कहां फंस गया कि यह चांदी उतनी चल नहीं पाई? गुड आफ्टरनून कमल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इसके साथ साथ मैं आपको, आपके सारे व्यूअर्स को इस साल का नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने की बधाई देना चाहूंगी और ये सबके लिए कामना करूंगी कि ये फाइनेंशियल ईयर सबके लिए ही बहुत प्रॉफिटेबल एंड प्रॉस्परस हो। सो चांदी की बात करें तो चांदी ने जरूर गोल्ड को थोड़ा सा मैच नहीं कर पाई है, बट अगर स्टिल चांदी को भी देखें तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट रहा है इस साल। काफी सालों के बाद सिल्वर जो एक कंसोलिडेशन के फेज में थी, इस साल सिल्वर ने अभी फर्स्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 14% तक के रिटर्न दिए हैं, जहां गोल्ड ने 17% तक के रिटर्न दिए हैं। और वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो ऑलमोस्ट मैच किया है के रिटर्न को, जहां गोल्ड ने 19% के रिटर्न दिए और सिल्वर ने 18% के रिटर्न। यस, थोड़ा सा सिल्वर पीछे जरूर रहा है, बिकॉज अभी अगर देखें जियोपॉलिटिकल वरीज बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। ट्रम्प साहब की जो टैरिफ वॉर जो उन्होंने स्टार्ट की है जनवरी से लेकर अब तक, उसकी वजह से गोल्ड में हमने बहुत स्ट्रॉन्ग सेफ हेवन डिमांड आते हुए देखी है और इसी वजह से सिल्वर स्लाइटली पीछे रह गई है। बट स्टिल अगर हम देखें, बिकॉज सिल्वर भी एक प्रेशियस मेटल भी है और एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, सो इसके यूसेजेस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में काफी ज्यादा रहते हैं और इसी वजह से थोड़ा सा गोल्ड को मैच नहीं कर पाई है। बट मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड पिछले काफी सालों से बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे रहा है। अब सिल्वर का टाइम आया है। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, 2025 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो सिल्वर ने इनफैक्ट गोल्ड को आउट परफॉर्म किया है। सिल्वर ने 32% तक के रिटर्न दिए हैं, वहीं गोल्ड ने 31.5% तक के रिटर्न दिए। सो अगर हम फाइनेंशियल ईयर का कंपैरिजन करें तो सिल्वर ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई है जी। सिल्वर जी, यहाँ पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि चांदी यदि $35 कॉमेक्स में पार करती है, या ऐसा कौन सा लेवल होगा जिसके क्रॉस करने पर चांदी में हमें अच्छी बढ़त का मूवमेंट देखने को मिलेगा? तो जी, मेरा ऐसा मानना है $36 पर आउंस पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो एक बहुत तेजी देखने को मिलेगी। सिमिलर लेवल्स मैंने $30 पर आउंस के ब्रेक होने पर भी बोले थे कि एक बार $30 पर आउंस ब्रेक होगा। पिछले साल हमने बात की थी कि ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो अच्छी रफ्तार पकड़ेगी सिल्वर, और ऐसा ही अब मेरा मानना है कि $36 पर आउंस पर एक अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो सिल्वर में काफी अच्छा जंप देखने को मिलेगा। सिल्वर की अगर हम इंडस्ट्रियल डिमांड की बात करें तो काफी ज्यादा बढ़ रही है और इस साल भी इंडस्ट्रियल डिमांड ऑलमोस्ट 3% तक की बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है। इवन तो अगर हम रिटेल डिमांड की बात करें, जो ज्वेलरी डिमांड है वो शायद कम रहेगी बिकॉज प्राइसेस काफी हद तक बढ़ गए हैं। सो वो उसको मैच नहीं कर पाएगी जैसा पिछले कुछ सालों में हमने देखा है। बट वहीं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जहां सोलर पैनल, 5G टेक्नोलॉजीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सिल्वर की यूसेजेस बढ़ती जा रही हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखें तो ऑलमोस्ट 50 ग्राम तक का सिल्वर यूज होता है, 28 से 50 ग्राम, जो एक इंटरनल कंबशन इंजन से डबल होता है। सो ये यूसेज भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। फोटोवोल्टिक सेल्स में सिल्वर का यूसेज काफी बढ़ रहा है जी। सो ये फैक्टर्स सिल्वर को 2030 तक काफी हद तक सपोर्ट करते रहेंगे। और अगर हम टेक्निकल लेवल्स को भी देखते हैं तो इसमें एक टेक्निकल फॉर्मेशन है, कप एंड हैंडल बना हुआ है। मैं उस पर आऊंगा आपसे सुगंधा जी अगले सवाल में, लेकिन अब मैं अमेरिकी राष्ट्रपति 2 अप्रैल को यानी कल टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के बड़े फैसले कर सकते हैं। अभी तक के फैसलों और बयानों से
ट्रेड वार बढ़ता नजर आ रहा है, उसका सिल्वर पर आप क्या असर हो सकता है, क्या देखती हैं आप सिल्वर के लिए? बहुत मेजर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, बिकॉज अगर हम यूएस का भी देखें तो ऑलमोस्ट 63% जो यूएस का सिल्वर कंजम्पशन है वो इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, जो मेक्सिको, कनाडा, पेरू और चिली से आते हैं। और जहाँ 80% ऑफ सिल्वर ग्रेन जो यहाँ यूएस में यूज होता है वो भी इंटरनेशनल सोर्सेज से आता है। अगर ट्रम्प साहब ब्रॉड बेस्ड टैरिफ सब कंट्रीज पे इम्पोज करते हैं तो वो कंट्रीज भी रिटेलिएटरी टैरिफ इम्पोज करेंगी। इससे प्राइसेस पे एक बहुत मेजर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ट्रेड डायनेमिक्स बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगे, ट्रेड फ्लोज चेंज हो जाएंगे, और इसी वजह से हम प्राइसेस में काफी हद तक ये जो फियर्स बने हुए हैं बहुत जी ज्यादा जंप भी आते हैं। तो ये फैक्टर्स फर्दर प्राइसेस के लिए पॉजिटिव रहेंगे। हमने इंटायर बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में भी अच्छी तेजी आते हुए देखी है और सिल्वर का भी इसको फायदा मिल रहा है। चाइना भी फर्दर स्टिमुलस मेजर्स लेके आ रहा है, तो चाइना की साइड से भी सिल्वर की डिमांड काफी हद तक बढ़ सकती है। सो ये सारे फैक्टर्स प्लस जो टेक्निकल फैक्टर है, जहां बहुत टाइम के बाद सिल्वर ने $32 पर आउंस के लेवल को भी ब्रेक किया है और उसके ऊपर सस्टेन कर रही है, ये फैक्टर भी सिल्वर के प्राइसेस के लिए जी काफी पॉजिटिव है। ये, और चांदी के लिए आप नियर टर्म लेवल क्या देखती हैं, लॉन्ग टर्म आप कैसे देखती हैं सिल्वर को? उन दोनों लेवल्स पर आप अपनी व्यू दीजिए। तो कमल जी, अगर मैं नियर टर्म की बात करूं तो 1,02,000 पर प्राइसेस इमीडिएट, अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो वहां पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। और वहीं अगर मैं इमीडिएट टर्म की बात करूं तो 95,900 मार्क एक इमीडिएट बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना हुआ है। जब तक 95,900 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखना सिल्वर में प्रेफरेबल रहेगा। और इन केस अगर आपको डिप्स नहीं मिलते हैं और प्राइसेस 1,02,000 मार्क के ऊपर सस्टेन करते हैं तो भी ये मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू हो सकता है। और मेरा ऐसा मानना है, अब मैं मीडियम टर्म की बात करूंगी, मीडियम टर्म में मुझे लगता है प्राइसेस 28.8 पर आउंस के लेवल पर स्ट्रांगली सपोर्टेड रहेंगे एंड इनिशियली दे कैन टारगेट $36 पर आउंस एंड देन $42 पर आउंस। और जी इसी को अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट ट्रांसलेट करूं तो फर्स्ट लेवल्स जो हमें मीडियम टर्म में नजर आ रहे हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो 1,10,000, 1,15,000 एंड देन 1,25,000। ये स्लाइटली लॉन्गर टर्म का नजरिया रहेगा, 1 से 1.5 साल का नजरिया रहेगा। सो इसको इमीडिएट बेसिस पे जरूर फॉलो ना करें। इमीडिएट बेसिस पे आप 95,900 के लेवल को जरूर ध्यान में रखें। सुगंधा जी, क्या आप मानती हैं कि सिल्वर अगले जंप से पहले कोई टेक्निकल करेक्शन करेगी या ऐसा कोई चांस नहीं है? बिल्कुल है कमल जी, प्राइसेस अगर हम देखें तो काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। बट मुझे लगता है अभी भी सिल्वर में काफी ज्यादा ये जो रैली है ये बची है। इवन दो थोड़े से वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, थोड़ी सी नॉइस को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। कुछ वॉलेटिलिटी 95,900 अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 91,000 से 87,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बट अगर हम ब्रॉड ट्रेंड की बात करें, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जिसको वॉच आउट करते हैं उनके लिए जो भी डिप्स आएंगे टुवर्ड्स 87,000 भी सिल्वर में बाइंग करना ही अप्रोप्रिएट रहेगा। सिल्वर हमेशा गोल्ड से ज्यादा वॉलेटाइल रहती है। इसमें अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तभी आप इसमें स्टैगर्ड वे में बाइंग करें, बिकॉज स्टेडी रिटर्न्स के लिए गोल्ड प्रेफरेबल रहता है। बट अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं और हाई रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ही सिल्वर में अपना पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज एलोकेट करें। हमारा ऐसा मानना है कि जब भी आप पोर्टफोलियो की एलोकेशन टुवर्ड्स प्रेशियस मेटल्स करते हैं तो 10% आप गोल्ड में एलोकेट कर सकते हैं, 5% आप सिल्वर में एलोकेट कर सकते हैं, बिकॉज सिल्वर स्लाइटली वॉलेटाइल रहती है। जी सुगंधा जी, ये तो आपने अभी के लेवल्स बताए कि किस तरह से सिल्वर में ऊपर नीचे के प्राइस बन सकते हैं। लेकिन अगर हम आज से जो शुरू है अप्रैल मई जून, यानी ये जो कैलेंडर ईयर का सेकंड क्वार्टर है, तो उसमें आप डॉलर और रुपए के संदर्भ में सिल्वर के प्राइस रेंज क्या रहने का अनुमान आंकती है? कमल जी, ऑलरेडी हमने 88 से 85.5 तक का रुपी में एप्रिसिएशन आते हुए देखा है। ब्रॉडली अभी फ्लैट हो गया है रुपी, जो हमने काफी डेप्रिसिएशन आते हुए देखी थी रुपी में। मेरा ऐसा मानना है 84.80 मार्क रुपी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल रहेगा। इससे ज्यादा अभी एप्रिसिएशन नजर नहीं आ रही है। हम FIIs का अगर डेटा भी देखते हैं तो काफी ज्यादा आउटफ्लोज देखने को मिल रहे हैं। सो इस वजह से रुपी में बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन की अभी उम्मीद नहीं बनी हुई है। बट ये सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में एक फर्दर एप्रिसिएशन जरूर देखने को मिलेगी। बट अगर मैं करंट क्वार्टर की बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन नजर नहीं आ रही है। सो इसी के चलते मुझे लगता है सिल्वर में
$37 पर आउंस तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और वही अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट में बात करूं तो मेरा ऐसा मानना है कि 1,08,000 तक के लेवल इस करंट क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर सुगंधा जी? Yes, Kamaji, personally, I'm not holding any position in MCX futures, but yes, I'm personally holding gold bonds as well as physical gold, and we have been advising similar positions to our clients also. हम futures market में regularly अपने clients को advice देते रहते हैं। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया सुगंधा जी।